ही ऊपर जा और राम दे झंडे पब्लिक रैली थी सुंदरबनी में, उससे जाने के लिए आपको रोका गया है। किस तरह से देखते हैं वहां पर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, आपको जाने से रोका गया? ये पहली बार नहीं हुआ है, न ये मेरे साथ आखिरी बार होगा। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है। आज भी मेरा सुंदरबनी में तंजीमी प्रोग्राम था और बड़ी मेहनत की थी मेरे साथियों ने उस प्रोग्राम को तैयार करने में। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार पिछले दिनों से बीजेपी की कोशिश रही है उस प्रोग्राम को नाकामयाब करने की। आज सुबह हालात का बहाना बना के मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और बाज़ाब्ता उन तालों की तस्वीरें हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है पुलिस वालों को आदत है, फिर वो झूठ बोलते हैं, कहते ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह से मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और मुझे सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक के दफ्तर आने के लिए भी एसडीपीओ साहब जिस तरह मुजरिम को जो है एस्कॉर्ट करके लिया जाता है, ये पहली बार है कि घर से दफ्तर आने के लिए एसडीपीओ खुद साथ आया, ये देखने के लिए कि कहीं दाएं बाएं गाड़ी मुड़ ना जाए। जमहूरियत का मैंने पहले भी कहा है, जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते जमहूरियत को जो है उसको ख़त्म किया जाता है। और आज दोबारा इन्होंने साबित किया कि कहने के लिए तो यहाँ खुली छूट है बात करने की, घूमने की, फिरने की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, जो बीजेपी की तारीफ़ करते हैं। हम जैसे लोग जो हुकूमत के चमचे नहीं हैं, जो बीजेपी की चमचागिरी नहीं करते, वक्तन फवक्तन इस तरह हमारे ऊपर रोक लगाई जाती है। लेकिन हम, जैसे मैंने आपसे कहा, हम इन चीज़ों के आदी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है और जैसे जैसे इलेक्शन और नज़दीक आते जाएंगे मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत के तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें तेज़ी आएगी। उमर साहब, जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि आपको इसलिए रोका जा रहा है, जो सरकार इसलिए रोक रही है कि आप एसटी जो स्टेटस का बिल पास हुआ है पहाड़ी के लिए, उनको प्रवोक कर सकते हैं, वहाँ चीज़ें खराब हो सकती हैं। इस पे आप क्या तो मालूम, तो मतलब ये है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है। मैं अकेले जम्मू कश्मीर की रियासत के हालात बिगाड़ सकता हूँ, तो ठीक है ना। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अकेले ही इतना ताकतवर हूँ कि पूरी हुकूमत को मुझसे इतना डर है कि मेरे घर पे ताला लगाने की ज़रूरत पड़ी। बड़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने आज मेरी तारीफ़ की है। मैं इससे पहले अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझता था, लेकिन अब शायद मुझे अपने बारे में अलग सोचना होगा। और जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत जो है इसमें न दम है, न काबिलियत है, न हिम्मत है, और बेहतर है कि वो छोड़ें और हम जैसे लोग जिनका लोगों पे एक कमांड है और जो लोगों को उत्साह भी सकती है और लोगों को खामोश भी कर सकती है, हुकूमत हम जैसे लोगों के हवाले करें ताकि जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो। आप कैसे देखते हैं जो एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया है, इस चीज़ को लेकर आपको बार बार टारगेट किया जाता है कि आपकी सरकार के समय उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन? आप गुजर कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझाइए कि किस तरह उनका जो क्लेम है और उनका जो शेयर है वो आप किस तरह महफूज रखेंगे, उसको किस तरह बचा के रखेंगे, बताइए, ताकि जो खदशात हैं वो खदशात जो है वो दूर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में अपने बयान के दौरान एक बार फिर 370 का जिक्र करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 का टारगेट जो है वो चेज करेगी लोकसभा के चुनाव में। किस तरीके से देखते हैं सर आप? पीछे क्या देखते हैं?
हर कोई टारगेट रखता है, मैं कहता हूँ 370 की, उससे ज्यादा रखना चाहिए। लेकिन 370 का ही टारगेट उन्होंने रखा है, तो क्या बड़ी बात है ना, 370 भी एक नंबर ही है। उमर साहब 370 भी एक नंबर है, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा रखना चाहिए। 500 क्या देते, 370 कम है ना। अब 10 साल उन्होंने इतना सारा कुछ कर आके मंदिर भी किया, सारा किया, तो सिर्फ 370 सीटें हैं, ये भी 500 सीटें हैं, हम भी देखें कहाँ खड़े हैं। उमर साहब चुनाव होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसको लेकर संशय बना हुआ है कि किस तरह से जो है सीट शेयरिंग जो इंडिया अलायंस की बात की जाए वहाँ होगा, और उसके साथ साथ असेंबली चुनाव जो है उसकी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद माना जा रहा है कि यहाँ होंगे। उसके लिए क्या देखते हैं आप फ्यूचर? सीट शेयरिंग की अभी कोई बात हुई नहीं है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस तैयार है, वो चाहती है कि हम उनसे बात करें, और ज़रूर कुछ दिनों में बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुरानी जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूँ। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पे मुकाबला किया है, और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं, और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी से ये सीटें जो हैं छीनने का काम कर उमर सकें। साहब आपने कहा कि जो सीटें बीजेपी के पास हैं उनको लेकर अलायंस पर बातचीत होगी, क्या ये माना जाए कि जो सीटें आपने जीती हैं उन पर कोई बात नहीं? मैंने पहले ही कहा था, जो हमारी सीटें हैं वो तो पहले ही इंडिया अलायंस की सीटें हैं, उन पे क्या बात करनी है मुझे इंडिया अलायंस से? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रहेंगे। They are India Alliance seats. They are India Alliance seats. The fight is not within India Alliance. The fight is to take seats back from the BJP. So since already 3 seats are with the India Alliance, I don't need to discuss those with the India Alliance. I need to discuss the seats. I'm not saying anything. I'm not saying anything more. तो लार्जर इंटरेस्ट में अगर कहीं लार्जर इंटरेस्ट की आप क्यों चिंता कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास पहले हैं। ये इंडिया अलायंस की पहली सीटें हैं। मैं इंडिया अलायंस पे अपनी सीटों के बारे में बात क्यों करूं? मुझे ये बताइए ना, किसी और रियासत में आप बात कर रहे हैं जो सीटें पहले से इंडिया अलायंस के पास हैं, आप जाके करिए उनसे। हमारे पास पहले ही इंडिया अलायंस के पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख को जोड़ के 3 सीटें हैं। उनको छोड़ के जो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं उन पे हम बात करेंगे। उमर साहब विधानसभा चुनाव भी होने के कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बीजेपी की हिम्मत नहीं है ना अब विधानसभा चुनाव करने की। सारा कुछ कर आके भी वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। 370 भी हटाया, डिलिमिटेशन भी की, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज खींचे, उसके बाद सारे कानून बदलाए ताकि उनको उसका फायदा हो, रिजर्वेशन का सिलसिला भी उन्होंने चेंज किया ताकि उसका फायदा मिले, मंदिर भी, मोदी भी, मनी या तो पैसा भी, इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी की आज भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो है एक साथ हों। वो लोगों का सामना नहीं कर सकते ना, उनकी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, टेररिज्म कम हुआ, पत्थरबाजी नहीं हो रही, वो मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं देश भर में चुनावों में फायदा लेगी। आपको क्या लगता है ग्राउंड? रजौरी पुंछ का हाल तो आज आपको दिख रहा है, मुझे वहां जाने नहीं दिया। अगर वहां के हालात इतने ठीक है तो फिर मेरे प्रोग्राम पे रोक क्यों? कहीं ना कहीं तो उनके कहने में और करने में फर्क है। और पिछले दिनों क्या हमले नहीं हुए पुंछ रजौरी में? मुझे अपनी हुकूमत के दौरान याद नहीं है इस तरह के हमले जिस तरह आज हमें आज देखने को मिले। कितने हमारे बहादुर फौजी जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस रजौरी पुंछ बेल्ट में पिछले 1 साल में। उससे आपको लगता है कि आतंकवाद कम हुआ है? कश्मीर में भी किस तरह चुन चुन के माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया पिछले 1-2 साल में। लगता है ये मिलिटेंसी कम हुई है? हमें तो नहीं लगता। जहां तक क्या इश्यूज लेके ये मुल्क में जाएंगे ले जाएंगे। बट कश्मीर में जो बदलाव आया है, पत्थरबाजी हुई है, डेवलपमेंट हुई है, बीजेपी क्लेम कर रहे हैं, आप कैसे? हमारे दौर में भी पथराव कम हुआ।
हमारे दौर में भी आप देखें 2010 का साल खराब रहा, लेकिन उसके बाद 2011, 12, 13 कितने शानदार साल रहे। टूरिज्म का कोई मतलब इतना उसमें बेहतरी आई कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताएं, अगर इतने साल ये जो बेहतरी की बात करते हैं, ज़मीन पर तो उसका कोई हमें असर दिखा है? क्या बिजली में बेहतरी आई? क्या पानी के सप्लाई में बेहतरी आई? क्या लोगों के रोजगार के सिलसिले में बेहतरी आई? क्या हमारा सेहत का निज़ाम बदला? क्या इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने सुझाव भी जरूर रखिएगा। वीडियो ज़्यादा न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।